नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क आपको जरूर पहनना है। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। मास्क आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। कोरोना की तीसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। इस समय टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। गुजरात के वडोदरा में किस तरीके से एक पार्टी के समय कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार के सीतामढ़ी की दूसरी तस्वीर है। वहां शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। तो 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग बेपरवाह हैं, जश्न या कोरोना को दावत। और सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि ऐसे कैसे कोरोना को हम हराएंगे। और यही अगर लोगों का रवैया रहा तो फिर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अनलॉक के साथ ही लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। गुजरात की वडोदरा में आप देखिए, एक पार्टी होती है वहां पर शादी के बाद, और डांस में लोग झूम रहे हैं। मास्क एक के भी चेहरे पर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल जाइए। ये बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर भी शादी समारोह में 500 लोग शामिल हुए और स्टेज पर बार बार आए हैं। लापरवाही की कुछ तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से सामने आई। वहां शादी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसी तस्वीरें सिर्फ गुजरात की ही नहीं हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस समारोह में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बारात के लिए बैंड बाजे का इंतजाम तो था ही नहीं, खाने के बाद लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम था। मंच पर बार बार ठुमके लगाई दिखाई दी और वहीं मंच के नीचे लोग झूमते दिखे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के भी चेहरे पर मास्क तक नहीं था। कोरोना पर जीत हासिल करने की तमाम कोशिशों को तब धक्का लग जाता है जब लापरवाह लोग नियमों को न मानने की जिद पर उतर आते हैं। ऐसे लोग सख्त नियम बनाने के बावजूद न मास्क पहनते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और न ही इन पर पाबंदियों का कोई असर होता है। ऐसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, जिनकी लापरवाही की हदें पार करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी से भी ऐसी ही एक हैरान करने वाली तस्वीर आई, जिसको देखकर पता लग जाएगा कि देश में कोरोना पर लगाम लगाने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। कर्नाटक के बेलगावी में बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर लोग जश्न मनाते दिखे। ये लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। ये लोग, सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसीलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने के संबंध में फैसले भी लिए जा सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर
सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है और यही वजह है कि स्थितियाँ जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव मौजूद है। पारस, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। कोरोना केसेस में कभी तो है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि सख्ती और बढ़ सकती है। कब तक औपचारिक ऐलान होगा? जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि जो मामले कम हुए हैं वो अचानक से बढ़ जाए। इसी के लिए जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से संभावनाएं हैं कि बढ़ाया जाएगा। औपचारिक तौर से जो है जल्द ही इस बात का कंफर्मेशन कर दिया जाएगा और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। उस बीच जो है ये भी रूल्स जो हैं वो लाए जा सकते हैं कि कुछ दुकानें खोली जा सकती हैं, कुछ रियायतें जो हैं वो 1 जून के बाद दी जा सकती है, जिससे लोगों का नुकसान जो है वो ना हो। कुछ सब्जी, फल और दूध की दुकानें हैं उनका टाइमिंग्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं कुछ और रियायतें भी दी जा सकती है। मानसून जो है वो मुंबई में जल्दी आने वाला है, भारत में जल्दी आने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी भी दुकानें खोली जा सकती हैं जो ज़रूरत मानसून के टाइम पे जो है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं सरकार जो है बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि कुछ कोताही बरती जाए, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में जो कोविड केसेज हैं जिन पे काबू पाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से काबू पाया गया है, उसमें कोई भी नुकसान जो है वो हो, इसी के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इशारे जो है सरकार की तरफ से दिए गए थे, राजेश टोपे की तरफ से दिए गए थे। पारस, हम आपके पास लौटेंगे तो सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल के बाकी मैच यूएई में होंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसको लेकर के बयान दिया है कि जो आईपीएल के बचे हुए मैच हैं वो यूएई में करवाए जाएंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आमतौर पर भारत में मौसम खराब रहता है। यही वजह है कि अब बाकी बचे मैच यूएई में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईपीएल पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल के बाकी मैच यूएई में होंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान आया है और बताया यह गया है कि बीसीसीआई ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में भारत में आमतौर पर मौसम खराब रहा है। अमृत आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमृत, अब जो आईपीएल के बाकी मैच है ये यूएई में होंगे, इसके पीछे वजह? देखिए, जसप्रीत, ये पहले ही क्लियर हो चुका था कि जिस समय कोरोना भारत में बढ़ा और सेकेंड जो वेव आया था उसके बाद प्लेयर्स जब पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं तो आईपीएल पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कैंसिल नहीं किया गया था। पहले ही बोल दिया गया था कि यूएई या इंग्लैंड 2 ऐसी जगह है जहां पर ये मैच के जो रेस्ट मैचेस हैं वो कराए जाएंगे। लेकिन यूएई में भारत ने पिछले साल ही आईपीएल कराया है और उसका फायदा भी टीम इंडिया को मिला था। और इसको देखते हुए जो 31 मैचेस बचे हुए हैं, रेस्ट मैचेस आईपीएल के बचे हुए हैं, वो कराए जाएंगे यूएई में। और जो सबसे बड़ा रीजन दिया गया, सिंपल रीजन ये है कि भारत में जो मानसून होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है मैच को, और बीसीसीआई नहीं चाहती है कि आईपीएल को किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि 2000 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है वो दांव पर लगा हुआ है। तो इसको देखते हुए बीसीसीआई ने सबसे सेफ साइड यूएई को सिलेक्ट किया है, क्योंकि वहां पर वेदर कंडीशन भी अच्छा रहेगा। टीम जो मैनेजमेंट है, जितने भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं, सब कंफर्टेबल है यूएई से, क्योंकि यूएई में हमने 2 एडिशन देखा है आईपीएल का जो हो चुका है वहां पर। तो पूरा कारण यही है कि यूएई कोरोना ग्रसित नहीं है, ज्यादा वहां पर इम्पैक्ट नहीं है, मौसम कंफर्टेबल है और बीसीसीआई के लिए सुटेबल प्लेस है। ठीक है अमृत। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करीब 10 गुना बढ़ा दिया है, जिसके लिए इंजेक्शन का उत्पादन करने वाले प्लांट की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है कि अब एक दिन में करीब 3.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 महीने के अंदर रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल अगुवाई में आज एक दिन में 3.5 लाख इंजेक्शन का
उत्पादन हो रहा है, जबकि 11 अप्रैल 2021 तक ये महज 33,000 थी। हमने एक महीने में रेमडेसिविर बनाने वाले प्लांट की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 60 कर दी है। अब देश के पास पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन है, क्योंकि अब आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है। इसलिए हमने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का फैसला किया है। पारस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, एक तरफ तो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और ये लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ही असर है, दूसरी तरफ जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका उत्पादन भी 10 गुना बढ़ चुका है, तो ये खबरें राहत देने वाली हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो खेप बढ़ाई गई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि पिछले दिनों हमें देखा कि इस इंजेक्शन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बड़ी हैं चीज़ें बड़ी हैं, उनका उत्पादन बढ़ा है, वो बहुत ज़रूरी था लोगों के इलाज के लिए। और इस राहत की खबर के बाद जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगी लोगों के इलाज के लिए। वहीं जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते जो है बहुत केसेस जो हैं वो मुंबई में काबू में आए हैं। इसी बीच और भी जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसे अंदेशा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और उस बीच जो रिस्ट्रिक्शन है उन्होंने अपना काम भी अच्छे से किया है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं मुंबई में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आए हैं। मगर अभी भी कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग समझने को तैयार नहीं है। जब हम दादर मार्केट जैसी जगहों को, मार्केट जैसे मार्केट प्लेसेस को देखते हैं सुबह सुबह, तो वहाँ इतने लोग होते हैं जिनको देख के डर लगने लगता है कि जो चीज़ एक महीने में काबू में आई है वो कहीं फिर ना बढ़ जाए। मगर लगातार बीएमसी की गाड़ियां जो है यहाँ आती रहती हैं, मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ लगातार गश्त लगाती रहती है, राउंड्स लगाती रहती हैं, जिससे अगर कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ पाया जाता है टाइमिंग्स के बिना, 9 से 11 का टाइमिंग जो है वो तय किया गया है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप मार्केट प्लेसेस जो है वो खुले रख सकते हैं। अगर कोई भी 11 के बाद यहाँ दिखता है तो बीएमसी और मुंबई पुलिस पूरी तरीके से यहाँ कार्रवाई करती है। अगर लोग 11 बजे के बाद यहाँ दिखते हैं तो बीएमसी उनका सामान उठाकर ले जाती है और उन पर कार्रवाई करती है। यही पाबंदियों की वजह से जो है कोरोना केसेस जो है वो कंट्रोल में आए हैं। और आगे भी जो है अगर ऐसी पाबंदियां बनती लगी तो केस जो है वो और भी ज़्यादा कंट्रोल में आ सकते हैं। मगर कुछ रियायतें जो हैं 1 जून के बाद दी जा सकती हैं, ऐसा सरकार ने जो है वो अंदेशा दिया है। उसके मद्देनज़र कुछ चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खोली जाएंगी। मानसून इज राउंड द कॉर्नर, मानसून राउंड द कॉर्नर है, उसको भी देखते हुए चीज़ें खोली जा सकती हैं। ठीक है पारा साहब, नजर में रखिए, आपके पास लौटेंगे हम। दरअसल लापरवाही की तस्वीरें मध्य प्रदेश की गुना से भी सामने आई। वहां एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। रजिस्ट्रेशन करवाने और वैक्सीन लेने पहुंचे लोग एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो वहां लोगों में कोरोना का डर ही नहीं है। लाइन में खड़े कई लोग बिना मास्क के दिखे, जबकि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए अपना मुंह और नाक ढके हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अनलॉक के बावजूद सावधानी बरतने की अपील की है। रायसेन पहुंचे शिवराज ने अफसरों के साथ अनलॉक पर चर्चा की और सभी अफसरों को नियमों के पालन के निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि भले ही संक्रमण दर में कमी आ रही हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शादी समारोह में भी भीड़ नहीं जुटने देने के निर्देश अफसरों को दिए। शिवराज ने लोगों से भीड़ नहीं लगाने की भी अपील की है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं। अब यूपी की बात। यूपी में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ छूट भी सरकार दे सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार आंशिक कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। 31 मई के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक कर्फ्यू बरकरार रह सकता है। फिलहाल राज्य में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। सिर्फ 4 जिलों में
कोरोना के मामले सैकड़ों में हैं, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ है। जबकि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले शून्य आए हैं। 16 जिलों में कोरोना के आंकड़े सिंगल डिजिट में हैं। 54 जिलों में कोरोना के मरीज डबल डिजिट में हैं। ऐसे में जिन शहरों में कोरोना केस में कमी है, वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है। हालांकि इस पर अगले 24 घंटे में फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार अचानक से लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है, इसलिए अलग अलग चरण में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। माना यह जा रहा है कि यूपी में शादी का सामान बेचने और गारमेंट्स की दुकानों को छूट मिल सकती है। साथ ही सभी तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ दुकानें और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। वहीं सभी सेक्टर के प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। हालांकि इनमें अभी सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सैलून और कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर भी रोक ही रहेगी। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है। यानी योगी सरकार का जो TTT फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजिट, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेज कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में केसेज हैं, कुछ छूट दी जा सकती है। यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन अभी यूपी में बना रहेगा, यानी जिसे सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू कहती है, क्योंकि TTT फार्मूले को सरकार ने सक्सेस किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है, लिहाजा ये समय सीमा बढ़ाई जाएगी जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कुछ जिलों में यानी कुछ सर्विसेज में छूट दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। यही वजह है कि राज्य सरकारें धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें कोरोना नियमों की कोई परवाह नहीं है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक के बाद एक कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग जुटे, और वो भी एक छोटे से मकान में। सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़िए, इनमें ज्यादातर ने तो मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां एक शादी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। पूरे कार्यक्रम में कहीं भी एक बार के लिए कोरोना नियम दिखाई नहीं दिए। लापरवाही की ऐसी डरावनी तस्वीर पंजाब के संगरूर से भी आई, जहां शादी में कई लोगों की भीड़ जुटी। और तो और पंजाब के मंत्री भी शादी समारोह में शामिल हुए। जिन पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद नियम तोड़ने वालों के बीच थे। पारस हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, कई राज्य ऐसे हैं जो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे ये चौंकाती हैं। और लोगों को समझना होगा कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना केसेस पे काबू पाया गया है वो बहुत बड़ी बात है, मगर अभी भी कुछ जगहें हैं भारत में जहाँ पे लोग जो हैं समझने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे पहली बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका पालन नहीं किया जाएगा तो जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे उससे दुगनी तेज़ी से केसेस बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से केसेस पे काबू पाया गया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर लोग जो हैं प्रॉपरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे। वहीं लोगों को कई जगह हमने देखा है, शादियों में है, बाकी जगहों पे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आते हैं, ना मास्क पहनते हुए नजर आते हैं, और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी के हालात को दर्शाती है वो है लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो कोरोना से लड़ाई में जो है वो आसानी हो जाएगी। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, BMC हो या फिर पुलिस हो, वो पूरी कोशिश करनी है कि लोगों को समझाया जाए। बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं है।
है। हम अगर मुंबई की बात करें तो दादर सब्जी मंडी का जब हम सुबह नज़ारा देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो वो बड़े डराने वाले होते हैं। लोग बिल्कुल नहीं समझते, लोग ना मास्क पहनते हैं, ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर कोरोना से इस लड़ाई को जीतना है तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और जिस तरीके से केसेस पे काबू पाया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लोगों को उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा और अपनी जो जिम्मेदारी है पारस, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूँ, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूँ और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार माना। अगर इन 92 लाख युवाओं को कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है, कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। एक ही तरीका है कि एक एक युवा को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उसको दोनों डोज लगा के उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। दिल्ली में तो पारस वैक्सीन की कमी है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मुंबई में वैक्सीनेशन की क्या हालात है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? पारस, आपको आवाज मिल रही है? पारस के पास हम लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पारस, अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि दिल्ली में तो हम देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर के काफी सियासत हो रही है, मुंबई में इस वक्त वैक्सीनेशन के क्या हालात हैं? मुंबई में लगातार वैक्सीनेशन को लेके चीज़ें जो हैं वो अब नॉर्मल होती जा रही हैं, मगर ऐसे अभी भी कई जगहें हैं जहां पे वैक्सीनेशन को लेके चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। कोरोना के साथ लड़ाई में अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है वैक्सीनेशन। वहीं वैक्सीनेशन को लेके पिछले 1-1.5 महीने में जो बवाल मचा है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ क्रिएट करता था, लोगों के अंदर पैनिक भी क्रिएट किया है। मगर अब जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो पूरी तरीके से पटरी पर आती दिख रही हैं, लोग पहुँच रहे हैं, मगर कहीं अभी भी कहीं ऐसी जगहें हैं जहां पे वैक्सीनेशन की कमी देखने मिलती है, कोऑर्डिनेशन का फेलियर देखने मिलता है। बट अगर हम देखें तो अभी वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमें पटरी पे जाती हुई दिख रही है। लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाते हुए दिखते हैं हमें। लोग वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन लगाने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए हम देखते हैं। मुंबई में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम कितनी बार देखते हैं कि भीड़ जो है वो लग जाती है वैक्सीन लगाने के लिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग जागरूक हुए हैं, जो कोरोना का डर उनके अंदर बैठा है, अब उसके लिए लोग वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। वहीं अब जो है वैक्सीनेशन जो है पूरी तरीके से पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है पारस, तो लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां कोरोना संकट की वजह से लागू पाबंदी के बीच एक मकान में शादी की दावत का आयोजन किया गया और दावत में भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। बाहर से सब कुछ सामान्य सा नजर आया, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मकान के अंदर भारी संख्या में लोग जुटे दिखे और सभी लोग एक साथ बैठकर शादी की दावत का आनंद लेते दिखे। ये लोग इतने लापरवाह थे कि एक ही थाली में कई लोग खाना खाते दिखे। इतना ही नहीं, शादी समारोह में शामिल होने वाले भारी संख्या में जो महिलाएं पहुंची थी वो भी
बिना मास्क के थी और सभी लोग एक ही घर में सारे नियम कानून ताक पर रखकर जश्न में डूबे हुए थे। अधिकारियों के पहुंचने के बाद ये सभी लोग वहां से बाहर निकले, जिसके बाद पुलिस वालों ने कोरोना नियम तोड़ दावत का आयोजन करने पर दुल्हन के पिता को गिरफ्तार किया। जिस मकान में ये दावत दी गई थी उसे भी सील किया गया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है। आरोप है कि वहां लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग हमला करते दिखे, जबकि वहां मौजूद दूसरा आदमी बीच बचाव करता नजर आया। जानकारी के मुताबिक निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी दुकानें खुलने की जानकारी के बाद रूपझर थाना प्रभारी राजू बघेल दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे। इसी बीच कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं गांव वालों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि थानेदार ने सब्जी की दुकानें बंद करवाते वक्त एक नाबालिग के साथ गाली गलौज की, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पंजाब में 10 जून तक सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बीच लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही कमी को देखते हुए निजी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और अस्पतालों में ओपीडी को बहाल करने की भी मंजूरी दी है। बिहार में 1 जून को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन खबर है कि नीतीश सरकार राज्य में 1 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इस पर अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि इस बार आम लोगों को राहत देने की बात हो रही है। सरकार सब्जी और फल के साथ साथ कुछ दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल शहरों में दुकानें खोलने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक का है। सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। वहीं किसानों के लिए बीज और खाद की दुकानें हफ्ते में 2 दिन ही खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन खबर है कि अब सरकार इन दुकानों को रोजाना खोलने की अनुमति दे सकती है। लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में ही आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही आम और लीची के बागानों में दिन भर पैकिंग और बिक्री की छूट मिल सकती है। तो ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सरकार यहां पर 1 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा सकती है और 4 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी, यानी कि धीरे धीरे फल सब्जी की दुकानों को छूट मिलेगी। दुकानें खोलने की समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी कि धीरे धीरे अब जो राज्य है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है और ना तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं किसी को ध्यान नहीं है। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा चुके यास तूफान की मार अब बिहार में भी पड़ती दिख रही है। यास तूफान की वजह से बिहार में हो रही भारी बारिश बिहार के ज्यादातर जिलों में आफत का सबब साबित होने लगी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और गया में तो बारिश की वजह से अस्पतालों में सैलाब जैसा नजारा दिखने लगा है। पानी भरने की वजह से अस्पताल अब तालाब जैसे नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में पानी इतना भर चुका है कि दवाएं और दूसरे जरूरी सामान तैरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पानी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। बिहार के अस्पतालों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार के कटिहार जिले के सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। कटिहार के सदर अस्पताल में भी बारिश होने के बाद पानी घुस गया। हालात ये हो गए कि पूरे अस्पताल में घुटनों से नीचे पानी नजर आया। अस्पताल में पानी भरने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी, साथ ही सरकार के सभी दावों की भी पोल खुल गई। ओपीडी समेत वार्डों में पानी घुसने की वजह से डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड में पानी घुस जाने से बेड पानी में डूब गए।
बताया गया कि अस्पताल में पानी भरने से कई डॉक्टर भी नहीं पहुंचे क्योंकि अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा था। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मॉनसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है। यास तूफान का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश होने के बाद वहां का डीएमसीएच अस्पताल में पानी भरा है। हालात ये हो गए हैं कि पानी वार्ड तक पहुंच गया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी है। बेड, डॉक्टर और दवाई से जूझ रहे मरीज के परिजनों को बरसात ने बेहाल कर दिया है। पानी निकलने का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं होने की वजह से अस्पताल में सैलाब आ गया है, जबकि अभी मॉनसून आने वाला है। पानी अभी आया है थोड़ा देर पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले? हाँ। कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोगों को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है, उतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को। और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मॉनसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है, क्योंकि पटना के एक अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह कि बारिश के गंदे पानी में दवाइयां तैरती नजर आई, जिसे अस्पताल के कर्मचारी जल्दी जल्दी हटाते दिखाई दिए। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहां इलाज करवाने आने वालों दोनों की मुसीबत बढ़ गई। नौबत यह आ गई कि कोरोना टेस्ट कराने आए लोगों ने जैसे तैसे अपनी जांच करवाई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। इस समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दरभंगा की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मरीज बेहाल हैं क्योंकि अस्पतालों में पानी है, और दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें, यहाँ पर अस्पताल में सैलाब है। तो दोनों जगह तस्वीर एक सी है और सबसे ज्यादा परेशान मरीज हैं। ये यास तूफान का असर है कि यहाँ पर देखिए कि बारिश का पानी अस्पताल तक पहुँच गया है। बड़ी बात यह है कि निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। मॉनसून से पहले ही यहाँ पर सरकारी दावों की पोल खुल चुकी है और सरकार की क्या इंतजाम है, प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, ये इन तस्वीरों को देख करके पता चलता है। तो गाड़ी यहाँ पर पानी में डूब गई है और कई जगह पर तो डॉक्टर भी समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाए। तो बिहार में यास तूफान के प्रभाव से लगातार बारिश ने सूबे की निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। पटना समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर अस्पतालों में पानी है और लोग बेहद परेशान हैं। अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी निकलने के यहां पर कोई इंतजाम नहीं है और बारिश का पानी अस्पतालों में भर गया। बिहार के हाजीपुर में भी बदहाली की ऐसी ही तस्वीर दिखी। वहां के अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। एक कमरे को देखकर तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि वहां बारिश का पानी भरा है या गटर का। एक तो गंदा पानी, ऊपर से उसमें तैरती बोतलें, ग्लव्स और कचरा। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ, जिन्हें वहां के कर्मचारी बचाने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या फिर मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह घुस चुका था। पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम।
हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं। अभी इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मरचोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। अब थोड़ा ऊंचाई पे है, इससे वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी में घुसा हुआ है, एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। बिहार में यास तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई। क्या हाजीपुर, क्या गया, हर जगह एक जैसा नजारा देखने को मिला। हर अस्पताल पानी पानी नजर आया, जिसके बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई। हाजीपुर सदर अस्पताल भी पानी पानी हो गया। अस्पताल के कैंपस से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में पानी जमा था। वार्ड से निकालकर मरीज के परिजन अपने अपने मरीजों को दूसरे स्थानों पर ले गए। जो नहीं ले गए वो अब भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से अस्पताल पानी पानी हो चुके हैं और पानी का सैलाब अस्पतालों तक है और यहाँ पर कई वाहन खराब भी हुए हैं। जो दवाइयाँ हैं वो तैरती हुई नजर आई। जो काफी सामान था अस्पताल का वो पानी में डूब गया, जिससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। यास तूफान ने बंगाल का हाल भी बेहाल कर दिया है। वहां भी तूफान अपने साथ बर्बादी लेकर आया। कोरोना से लड़ाई के बीच बंगाल के कई शहरों के अस्पतालों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसने वहां भर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मालदा के एक अस्पताल में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पानी से भरे इमरजेंसी वार्ड में लोगों का इलाज करना पड़ा। वहां मरीज जिस बेड पर लेटे हुए थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और उनके परिवार वाले उसी पानी में खड़े रहे। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसी बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करनी पड़ी। बारिश का पानी इसके अस्पताल के कोने कोने में भर गया। बाहर हो या फिर अंदर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। ये पानी ऑपरेशन थिएटर में भी घुस गया और हैरानी की बात यह है कि पानी से भरे ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दिखा। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो छाता लेकर अस्पताल पहुंचे, जबकि एक मरीज हाथ में ड्रिप लेकर पानी में घूमता दिखा। तो पश्चिम बंगाल की मालदा की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे लोग इस स्थिति से निपट रहे हैं और ये सब हुआ है यास तूफान की वजह से। यास तूफान के कारण मालदा में सभी चीजें पानी पानी हो गई हैं और लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी तूफान देखे हैं, लेकिन जो यास तूफान है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी तबाही लेकर के आया। बिहार में दरभंगा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यास तूफान के समय आसमानी बिजली गिरने से एक पेड़ जलकर राख हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले आसमानी बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लग गई और वो तेज लपटों के साथ जलने लगा। पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यास तूफान के समय लगातार तेज हवाएं चल रही थी और वहां पर आसमानी बिजली भी कड़क रही थी। इस बीच बिजली ताड़ के पेड़ पर आ गई, जिससे उसमें आग लग गई। बिहार में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से मकान में दरार आ गई थी। अचानक ही ये मकान जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही लोग मकान खाली कर चुके थे, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। तो आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरीके से मकान धराशायी होता है ताश के पत्तों की तरह। लगातार बारिश बिहार के मधुबनी में हो रही थी, जिस वजह से ये मकान गिर गया। तो बारिश की वजह से मकान गिरा और ये सब असर था तूफान का। तूफान की वजह से वहां पर बिहार में लगातार बारिश हुई और कई इलाके इससे प्रभावित हुए। बर्तन सब जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 100 के पार चला गया। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर और जयपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा और अनूपपुर में पहले से ही पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है।
आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 84 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 19 पैसे, डीजल की कीमत 92 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों का आंकड़ा जो है 100 के पार पहुंच गया है। लगातार 15 बार जो है इस पूरे महीने में पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा देखा गया है। वहीं आज अगर देखें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 100 रुपए और 19 पैसे हो गई हैं। वहीं डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हम मुंबई के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को इससे मुश्किलें जो हैं वो हो रही हैं। मुंबई में लगातार लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है और इसी बीच जो है पेट्रोल में जो भाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उनसे उनको इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं वो हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल का जो भाव है वो अब 100 रुपए हो गया है, 100 रुपए और 19 पैसे। कितनी दिक्कतें हैं? अभी नॉर्मल ना सैलरी पीपल ना अभी भी गाड़ी चला नहीं सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मुंबई में लॉकडाउन है, वो भी एक दोहरा चीज है जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी गाड़ी भी यूज नहीं कर सकते, इतना ही हुआ। और वेजिटेबल के रेट भी हो रहा है, पेट्रोल का हाइक भी हो रहा है। नॉर्मल सैलरी पीपल रहते ना वो मुंबई में जीत नहीं सकते।